नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। हमारा मॉडर्न इंडिया लेक्चर सीरीज के तहत एडवेंट ऑफ यूरोपियन टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक का हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे जाइए देखिए, काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया गया है वहाँ पे। फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से यूरोपीय कंट्रियाँ भारत में आती है, जिसमें सबसे पहला कंट्री का नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल भारत की खोज करता है वास्को डी गामा 1998 में। और उसके बाद जो हमारा दूसरा लेक्चर था उसमें हमने देखा था पुर्तगाल भारत किस तरीके से आता है, ठीक है ना। भारत में उसका प्रभुत्व क्या क्या था, क्या क्या यहाँ काम किया, उसके जितने भी गवर्नर जनरल थे, अर्थात कहें तो पुर्तगाल के बारे में लगभग फैक्ट को हमने कवर कर लिया था ये दूसरे वीडियो में। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है डच पर कंसंट्रेटेड। जो पुर्तगाल के बाद दूसरी शक्ति, यूरोपीय शक्ति जो भारत आई थी वो डच थी, ठीक है। तो ये दूसरी शक्ति थी। तो आज का हमारा टॉपिक मुख्य रूप से डचों पर कंसंट्रेट रहने वाला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ एक पॉइंट इसका समझना जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस इससे भी आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले जो पुर्तगाल का हमने लेक्चर बनाया था लास्ट लेक्चर, उसमें कुछ एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। देखिए, बात यह थी कि पुर्तगाली लोग जितने भी थे वो भारतीयों से उनका संबंध बहुत अच्छा नहीं रहा। वो हिंदुओं के साथ भी अत्याचार किए, हिंदुओं पर भी, और मुसलमानों के साथ भी उनका कभी अच्छा संबंध नहीं रहा, ठीक है। वो बहुत ही घटियापा, एक तरह से कहें बहुत ही बुरी स्थिति थी उनकी। वो भारत को ईसाइयत में कन्वर्ट करना चाहते थे, ठीक है। और वो जितना भी कुकर्म कह लीजिए ना, वो सारा का सारा लगभग करते थे। जैसे यहाँ तक के कि एक सवाल ये भी आता है कि वो पहली यूरोपियन कंट्री थे जो दास व्यापार का प्रचलन भारत में करवाए थे। दास व्यापार, ये भी ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली ही थे जो दास व्यापार का प्रचलन करवाए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखे भी होंगे कि लास्ट में उनके जाते समय पूरा का पूरा पतन के कारण में हमने बताया था कि लोगों से भी उनको सहानुभूति नहीं मिल पा रही थी। चलिए, ये तो हो गया इनका नेगेटिव। और एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कल छूट गया था मेरा, वो ये था कि पुर्तगाली ही पहली यूरोपीय शक्ति थे जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम सती सिस्टम को खत्म करने का प्रयास किया। सॉरी, ये इधर से सती सिस्टम को, सती प्रथा को खत्म करने का प्रयास सबसे पहले किसने किया? पुर्तगालियों ने किया, अल्बुकर्क के समय में, ठीक है ना। तो एक कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि प्रथम यूरोपीय शक्ति जिसके शासनकाल में, जिसके समय में, ठीक है ना, सती प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया गया, तो वो है पुर्तगाल। ये बात आप एकदम ध्यान रखिएगा। ये कुछ एक पॉइंट छूट गया था, उसे मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपका भी होमवर्क है, आप किताब उठाइए, कोई भी अच्छा सा एनसीईआरटी उठा लीजिए। एनसीईआरटी से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़नी है तो कोई एक साइड बुक ले लीजिए, ठीक है ना। राजीव अहिर का भी ले सकते हैं, राजीव अहिर की अच्छी किताबें हैं, या और भी कोई जो आपको समझ में आए उसे लीजिए और उसे पढ़िए। 2-3-4 बार पढ़िए, 1-2 बार वीडियो देखिए, 2-3 बार पढ़िए। जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे ना, तो किताब का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। किताब पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको ध्यान लंबे समय तक याद रखना है तो। किताब पढ़िए, हमारे वीडियो को देखिए, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहे हैं। कोई ज़रूरत हो, कमी हो तो बताइए, ठीक है। आज हमारा डच है। देखिए, पुर्तगाली तो आगे 100 साल तक उनका लगभग एक छत्र अधिकार रहा हिंद महासागर पे। ये हमारा भारत, प्यारा भारत हो गया, और ये पूरा का पूरा जो है ये हिंद महासागर है, ये जो हिंद महासागर है, ठीक है। उसके बाद डच कंपनी आती है। डच, नीदरलैंड के निवासी को डच कहते हैं, या हॉलैंड निवासी को भी डच कहते हैं, तो ये सारा कुछ एक ही है, ठीक है। तो डच के लोग यहाँ पे भारत में आते हैं और वो पुर्तगालियों को रिप्लेस कर देते हैं। मान के चलिए कि लगभग पूर्ण रूप से इसको रिप्लेस कर देते हैं। इसका रिप्लेस करने का, देखिए, डचों के पास में सबसे खास चीज़ ये था कि उनके सीप जो थे, जो जहाज थे उनके, वो सीप फ्लूट शिप कहलाते थे। उसको क्या कहते थे? फ्लूट शिप। और फ्लूट शिप की खासियत ये थी कि वो बहुत ही, पुर्तगालियों के जहाज से बहुत ही हल्का और स्पीड में चलने वाला था। इसको खेने के लिए, अर्थात इसको चलाने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं थी। तो ये डचों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। और तो पुर्तगाली जो है वो डचों के हिसाब से नवीनीकरण, वो अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पाए, तो डच उनको डोमिनेट करने लगे, ठीक है। तो कोई भी देश यहाँ आती है,
तो वो देश सबसे पहले कोई ना कोई एक कंपनी खोलता है, ठीक है, कि हाँ भाई ये कंपनी को अधिकार दिया जाता है कि आप जाइए और ईस्ट की तरफ आप व्यापार कीजिए। उसी तरीके से डच ने भी एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी खोला। कब खोला? 1602 में। ये सन याद रखिएगा, कब खोला? 1602 में खोला गया। इसे VOC वोक भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका लंबा चौड़ा नाम है, उतना याद करने की जरूरत नहीं है। VOC या डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में खोला गया। देखिए, इस कंपनी की एक बहुत बड़ी खासियत ये थी, जिस तरीके से आज हम लोग देखते हैं ना, आज हम लोग क्या देखते हैं, शेयर मार्केट का प्रचलन है, शेयर मार्केट है। उसके बाद कोई भी कंपनी, मान लिया कि कोई कंपनी ए है, तो ये में 4-5 लोग मिलकर के अपना अपना शेयर हिस्सेदारी से उस कंपनी को खोलते हैं। तो डच की कंपनी जो थी वो पहली कंपनी थी जहाँ पे जॉइंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल यूपीएससी में एक बार पूछ चुका है कि स्टेटमेंट में पूछा है कि डच जो है वो एक जॉइंट संयुक्त पूंजी निवेश वाली कंपनी थी। सही है या गलत? तो ये सही है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बाद में आप देखेंगे अंग्रेज का भी कंपनी में जॉइंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट आया, शेयर आया, लेकिन सबसे पहली पुर्तगाली कंपनी डच थी जहां पर संयुक्त पूंजी निवेश किया गया था। बात समझ में आ गई, पहली चीज। दूसरी चीज, डच की जो कंपनियां थी वो पूर्ण रूप से, ये जो कंपनी खोली गई ये पूर्ण रूप से ट्रेडिंग कंपनी थी। जैसे हमने बताया था ना कि रिलीजियस प्रचार या पॉलिटिकल इशू के लिए वो लोग पुर्तगाली लोग भी आए थे, तो वो चीज़ें इसमें नहीं थी। ये पूर्ण रूप से टोटली ट्रेडिंग कंपनी थी, इसे भी याद रखिएगा। कई बार स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें कई बार स्टेटमेंट के रूप में आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। डच की एक बहुत बड़ी खासियत आपको बताते हैं। हमारे भारत से या ईस्ट के इंडोनेशिया से मुख्य रूप से मसालों का व्यापार होता था। किसका? मसालों का, स्पाइसेज का। लेकिन इंडोनेशिया तो स्पाइस द्वीप कहलाता ही कहलाता है। जावा, सुमात्रा जो द्वीप है उधर तो स्पाइस आइलैंड वो कहलाता ही कहलाता है। लेकिन डच क्या किए, भारत को सिर्फ स्पाइस के लिए यूज नहीं किए। ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत को, जैसे पुर्तगालियों ने क्या किया था, मुख्य रूप से कंसंट्रेटेड उन्होंने किया था मसालों पर, ठीक है। लेकिन डच जो है वो भारत में कपड़ा, जो कॉटन है, सूती वस्त्र है, इसके निर्यात पर जोर दिया। सवाल आपसे इस तरीके से भी आ सकता है कि सूती कपड़ा को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किस यूरोपियन देश को जाता है? तो वो है डच। ये मेनली कंसंट्रेट किए थे कॉटन क्लॉथ पे, और इनका ये पहले थे जो भारत में कॉटन को निर्यात की वस्तु बनाए थे। ये बात ध्यान रखिएगा। अब भारत चूंकि मुख्य रूप से सूती वस्त्रों के लिए हो गया, तो मसालों के लिए ध्यान इनका किस पे केंद्रित हो जाएगा? इंडोनेशिया पे। तो ये मुख्य रूप से केंद्रित हो गए थे इंडोनेशिया पर। और बाद में आप देखेंगे कि जब अंग्रेजों से इनकी झड़प होती है और लड़ाई होती है, तो इनके बीच और अंग्रेजों के बीच में समझौता होता है। अंग्रेज इंडोनेशिया खाली कर देते हैं और डच भारत खाली कर देते हैं, और डच पूर्ण रूप से इंडोनेशिया पर कंसंट्रेट हो जाते हैं और भारत में सिर्फ छोटा मोटा छुटपुट व्यापार करते रहते हैं, बाकी उनको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ डच के बारे में आप ध्यान रखिएगा। ये पूरा का पूरा हमने देख लिया। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि डच यहाँ पर आए, तो डच आए तो उनको तो झंझट करना पड़ेगा। ऑलरेडी पोर्तुगीज यहाँ पे बसे पड़े हैं, पुर्तगाली यहाँ पे हैं, तो उनको तो झंझट करना पड़ेगा, ठीक है ना। लड़ाई तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ आते हैं और धीरे धीरे एक एक करके वो पुर्तगालियों को हराना स्टार्ट करते हैं। पुर्तगालियों को क्या करते हैं? हराना स्टार्ट करते हैं। और जो व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त था पुर्तगाली का, वो पूरा एकाधिकार कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं और साथ में कंट्रोल कर भी लेते हैं। ये आप देखिए, कल हमने बताया था ये हिंद महासागर हो गया ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे 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 ये जा करके इधर साउथ चाइना सी, यहाँ पे इंडोनेशिया है, ये मलक्का स्टेट हो गया, और ये इधर में ये हो गया रेड सी, यहाँ पे ये हो गया रेड सी, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज इधर है। तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज, मलक्का, इन सब चीज़ों पर ये कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ तक कि गोवा तक को जीत जाते, गोवा को भी एक बार जीत लेते हैं, ठीक है। और इधर कोचीन, जो पुर्तगालियों की कंपनी होती है कोचीन में, उस कोचीन पर भी अपना अधिकार जमा लेते हैं। तो इस तरीके से डच धीरे धीरे पूरे
हिंद महासागर को कंट्रोल कर लेते हैं और एक शक्ति बन जाते हैं। 17वीं शताब्दी का 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल और 17वीं शताब्दी में डच अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं हिंद महासागर में। लेकिन वो मुख्य रूप से ट्रेडिंग कंपनी थे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उनको वो बहुत ज़्यादा भारतीय राजाओं से वो झंझट वंझट नहीं किए, इस कारण भारत के जो लोग थे उन्हें सपोर्ट किया और भारतीय राजा भी बहुत जगहों पर उन्हें बिना शुल्क के या कम शुल्क में व्यापार करने का छूट दे दिया। जैसे गोलकुंडा का सुल्तान उनको बोल दिया ठीक है भाई, बहुत नॉमिनल शुल्क लिया और बोला ठीक है आप व्यापार कीजिए। तंजौर के, मदुरई के, ये सब जितने भी सुल्तान लोग थे ये उनको विशेष छूट दे दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये देखते हैं कि पुर्तगालियों को कब कब हराया। तो देखिए यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया है 1658 ईस्वी में। कब? 1658। इससे पहले आप देख लीजिए 1632 ईस्वी में हुगली, जो पुर्तगालियों का लूटपाट का केंद्र था, याद रखिएगा, वहाँ से पुर्तगालियों को भगाया। कब? 1632 ईस्वी में, पहला चीज़। दूसरा 1658 ईस्वी में श्रीलंका से, 1658 ईस्वी में कहाँ से? श्रीलंका से पुर्तगालियों को हराया। श्रीलंका में पूर्ण रूप से हरा दिया वहाँ से और वहाँ से भगा दिया, बोला भागो। श्रीलंका पे डचों का अधिकार हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए 1641 ईस्वी में मलक्का पर अधिकार कर लिया इन्होंने, स्टेट ऑफ मलक्का। ये बताया था ना, ये यहाँ से ऐसे चला जाता है, ये इधर ये ऐसे निकल जाता है, इंडोनेशिया, स्टेट ऑफ मलक्का, ये जो ये वाला पार्ट है, इस पर अधिकार कर लिया इन्होंने। ठीक है, 1632 में हुगली पे, 1658 में श्रीलंका पे, 1659 में नागपट्टनम जो है वहाँ पे अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये पुर्तगालियों को रिप्लेस कर देते हैं हिंद महासागर से। ये आपको डेट इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रख लीजिएगा। 1641 में मलक्का पर अधिकार और 1658 में श्रीलंका पर अधिकार इन्होंने किया था। इन बार बार आप देखिएगा, पढ़िएगा, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब हम लोग ये टॉपिक देख लिए कि पुर्तगालियों को इन्होंने कहाँ कहाँ हराया, पूरा कब्जा कर लिया। अब थोड़ा देख लेते हैं, कई बार एग्जाम पूछ देता है कि पहला डच जो है अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे, दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे, इस तरीके से वो सवाल पूछ देते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं डचों की पहली फैक्ट्री 1605। कब? जब 1602 में उनकी कंपनी बनी और 3 साल बाद 1605 में उन्होंने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। और वो कहाँ की? मसूलीपट्टनम में। कहाँ की? मसूलीपट्टनम में। ये देखिए ये भारत है, एक मिनट आपको मैप दिखाता हूँ मैं, मसूलीपट्टनम का शायद उसमें फोटो होगा, एक मिनट। ये देखिए कहाँ गया, एक मिनट, ये इस वाले मैप को आप देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, ये मसूलीपट्टनम, ये भारत हो गया अपना प्यारा सा भारत। ये मसूलीपट्टनम है। तो मसूलीपट्टनम कहाँ है? ईस्टर्न कोस्ट पर है। अब देखिए ईस्टर्न कोस्ट पर इन्होंने पहली फैक्ट्री, ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल जो है वो पहली फैक्ट्री कोचीन में खोला था। ये देखिए कहाँ गया कोचीन, ये नीचे में है, ये देखिए ये कोचीन है। पुर्तगाल की जो पहली फैक्ट्री थी वो कोचीन में खोली गई थी। ठीक है, कोचीन में खोली गई थी। कब? 1503 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहली फैक्ट्री जरूर याद रखना है, पहली और दूसरी तो याद ही कर लीजिए। पहली फैक्ट्री 1503 में यहाँ पे कोचीन में खोली गई थी। ठीक है, और ये डचों का पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। तो ये वेस्टर्न कोस्ट पे थे, ये ईस्टर्न कोस्ट पर। अब आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे, वेस्ट और ईस्ट ध्यान रखें आप हमेशा। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि डच, हमने पहले ही बताया कि डच में इंडोनेशिया पर, ये अगर भारत हो गया हमारा प्यारा भारत, तो इंडोनेशिया इधर कहीं है, ईस्ट साइड में है। तो ये इनका ईस्टर्न कोस्ट पे मसूलीपट्टनम में, यहाँ पे मान लीजिए कि मसूलीपट्टनम इनका है और इस मसूलीपट्टनम में वो अपना फैक्ट्री खोले। तो ईस्टर्न कोस्ट पे खोलने से फ़ायदा क्या हुआ कि वो पूर्व में इंडोनेशिया पे भी कंट्रोल कर रखते थे। इनके लिए व्यापार आसान था कि ईस्ट से ईस्ट, इधर वेस्ट में करते तो इधर जाना लंबा पड़ता।
तो ये पास में था। तो आप एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा कि डचों की अधिकतर कंपनियां कहाँ थी? ईस्टर्न कोस्ट पे थी। कहाँ थी? ईस्टर्न। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न कोस्ट पर था, लेकिन अधिकतर कंपनियां उनकी ईस्टर्न कोस्ट पे थी। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ईस्टर्न कोस्ट पर क्यों थी? क्योंकि इंडोनेशिया से भी उनको व्यापार करना होता था, तो इस कारण वो ईस्टर्न कोस्ट पर अपनी कंपनियों को ज़्यादा डेवलप की। तो सबसे पहली कंपनी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, और दूसरी कंपनी इनकी पोटापल्ली। दूसरी कंपनी कहाँ इन्होंने खोला? पोटापल्ली, ये भी साउथ में है। ठीक है। इसके अलावा 1610 ईस्वी में पुलिकट में भी इनकी कंपनी थी। कई बार ऑप्शन दे देता है कि कहाँ डच की कंपनियां नहीं थी, इस तरीके से, या कहाँ कहाँ डच की कंपनियां थी, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनकी कंपनी सूरत में भी थी। 1616 में इन्होंने सूरत में भी अपनी कंपनी खोल रखी थी। सूरत में आप देखेंगे, सूरत में पुर्तगाल का भी कंपनी था, अंग्रेज का भी था, ठीक है ना, डचों का भी है। ठीक है। इस तरीके कारिकल, चिंसूरा में, कासिम बाजार में, यहाँ तक के पटना में। देखिए, बिहार बीपीएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, डचों की कंपनियाँ पटना में भी थी। डच की जो फैक्ट्री थी वो पटना में भी थी, याद रखिएगा। उसके बाद कासिम बाजार, अपने कलकत्ता कासिम बाजार में भी था। ठीक है। कोचीन में तो था ही था। 1663 ईस्वी में, हमने तो पहले ही बताया कि 1663 ईस्वी में ये जो कोचीन है, इस पर अधिकार कर लिया था इन्होंने। ठीक है। तो ये डच पूर्ण रूप से, मुख्य रूप से तो ईस्टर्न कोस्ट पे फैले हुए थे, और बाकी इधर साउथ में भी वेस्ट में भी सूरत, ये सब में अपना कारखाना, और मध्य भारत इधर भी, उत्तर भारत में पटना, कासिम बाजार, ये सब जगह पे भी अपना कारखाना ये खोले थे। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा ये स्लाइड खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इन चीज़ों को हम देख लिए। ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या व्यापार करते थे। तो इनके व्यापार का मुख्य भाग जो भारत से था वो कॉटन था। ये तो हमने पहले ही बताया कि सूती वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है, कॉटन। इसके अलावा सोरा का भी व्यापार करते थे। सोरा कहाँ से ले जाते थे? बिहार से। जो बीपीएससी दे रहे हैं या बिहार से रिलेटेड जिनका एग्जाम है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछ देगा कि डच सोरा का व्यापार कहाँ से करते थे? बिहार से करते थे। ठीक है। उसके बाद स्पाइस, ये सब का कहाँ से करते थे? तो साउथ से, केरला वाला, कोचीन, ये सब जो साउथ वाला एरिया है, कालीकट, वहाँ से करते थे। ठीक है। अफीम का उत्पादन कहाँ से होता था? अफीम और चावल, राइस का भी होता था, राइस का भी अब व्यापार करते थे। तो अफीम और राइस का व्यापार कहाँ से करते थे? तो गंगा वैली, गंगा की घाटी जो है, वही अपना बिहार और यूपी वाला ये जो एरिया है, बंगाल वाला एरिया, इधर से करते थे। ठीक है। उसके बाद रेशम सिल्क का कहाँ से करते थे? तो बंगाल और गुजरात से। तो ये चीज़ें आपको बिहार और बंगाल वाली मेनली ध्यान रखना है। स्पाइस तो आपको पता है, मसाला तो साउथ में ही मिलता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। चलिए, ये देख लिए कि पुर्तगाल को हरा दिए। इनका एक्सपोर्ट का आइटम क्या था? इनकी कंपनी की प्रकृति क्या थी? संयुक्त पूंजी निवेश वाली थी, पूर्ण रूप से ट्रेडिंग कंपनी थी। पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया? ये सब सारी चीज़ें देख ली। अब आप बताइए, अंग्रेज की कंपनी तो 1600 में बन गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और ये 1602 में इसकी भी कंपनी बन गई। पहले अंग्रेज की कंपनी बनी है, पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है, बाद में डच की कंपनी बनी। लेकिन डच पहले आ गए और अंग्रेज बाद में 1608 में आए भारत में। तो अगर कोई पूछे कि कंपनी किसकी पहले बनी है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। तो पहले कंपनी किसकी बनी है? तो पहले कंपनी बनी है अंग्रेजों की। लेकिन आया कौन पहले? तो डच आए। यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो अब मान लो कि 1602 में तो डच आ गए, 1605 में अपनी फैक्ट्री भी बना लिए। अंग्रेज 1608 में आते हैं और 1611 में अपना मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाते हैं। तो क्या इनके बीच क्लैशेज होंगे या नहीं होंगे? इनके बीच झंझट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डच अपना व्यापार सुनिश्चित करना चाहेंगे, अंग्रेज अपना अधिकार सुनिश्चित करना चाहेंगे, और इस चक्कर में दोनों के बीच में काफ़ी झंझट होता है। दोनों के बीच में क्या होता है? काफ़ी झंझट होता है। कई बार आक्रमण, कई बार ये सब चीज़ें होती है। गोवा, यहाँ तक कि डच जो है गोवा को भी चारों तरफ से बंद कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। मलक्का पे भी कवर कर, आपको पहले ही बताया कि ये देखिए हिंद महासागर का पूरा एरिया, यहाँ पे मलक्का स्टेट है, मलक्का पे भी कवर कर लिया, ये पूरा का पूरा कर लिया। श्रीलंका में कोलंबो पे भी अधिकार कर लिया था, कोचीन पे कब्जा कर लिया। अब ये पूरा हिंद महासागर और भारत जो था डचों के कंट्रोल में था। तो अंग्रेजों को ये चीज़ कहाँ से सुहाने वाला है?
अंग्रेज तो महत्वाकांक्षी आदमी थे, उन्हें तो ये चीज़ें सुहाएगी नहीं, ठीक है ना। और इनका व्यापार देख करके वो चाहते थे कि हम पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। इस चक्कर में अंग्रेजों और डचों के बीच में मुख्य रूप से 3 युद्ध हुए, और जिसमें अंततः डच की हार हो गई, अंततः डचों की क्या हो गई, हार हो गई। और एक और चीज़ आपको बताते हैं, 1717 ईस्वी में 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखसियर था, ध्यान रखिएगा फर्रुखसियर था। उस समय इनको, अंग्रेजों को गोल्डन सुनहरा फरमान प्राप्त हो गया। वो हम आगे चर्चा करेंगे, अंग्रेज जब पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि क्या क्या फरमान के तहत उनको सुविधाएं मिली। गोल्डन फरमान प्राप्त हो गया, जिसके कारण अंग्रेज बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए और वहाँ पर डचों के लिए ये बुरा साबित हुआ, ठीक है ना। तो लड़ाई भी हुई, उसमें भी लगातार हारते जा रहे थे। कुछ एक युद्ध था जिसमें डच जीते भी हैं, जैसे तीसरा आंग्ल डच युद्ध जो 1672 से 74 के आसपास में हुआ था। उस समय डचों ने अंग्रेजों को हराया था, लेकिन फिर भी एक लास्ट युद्ध होता है, बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, उसे कहते हैं हम लोग बेदरा का युद्ध। क्या कहते हैं? बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध ये कब हुआ था? 1759। इसे याद कैसे करेंगे? तो 1757 में प्लासी का युद्ध, और उसके बाद अंग्रेज हो गए बेदर्द और कर दिए डचों के साथ बेदरा का युद्ध। बस यह, इसको आप कैसे भी लिंक भिड़ाइए, ये याद होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1757 में हम सभी जानते हैं कि प्लासी का युद्ध हुआ था। बस उसके बाद अंग्रेज हो गए बेदर्द और बेदरा का युद्ध कर दिया 1759 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ? अंग्रेज और डच, डी वर्सेज ब्रिटिश, ठीक है। और यहाँ पर डचों की निर्णायक हार होती है। उसके बाद डच का जितना भी था सपना कि भारत में ये करेंगे वो करेंगे, वो सारा का सारा चूर हो जाता है और डच अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं। बात आ गई समझ में? ये पूरी की पूरी डच की कहानी फिर वहाँ से खत्म हो जाती है। तो एक छोटा सा, पुर्तगाल तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम के दृष्टि से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर डच का कुछ एक पॉइंट, 5-7 पॉइंट आप पूरे लेक्चर में देखेंगे कि मुख्य रूप से 5-7 पॉइंट ही हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 1759 का बेदरा युद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हार गया, ये हमने देखिए इस स्लाइड में यहाँ दिया भी, मुगल फरमान इशू किया, उसके बाद डचों की महत्वाकांक्षाएं चूर चूर होने लगी। फाइनली 1759 में बैटल ऑफ बेदरा होता है, यहाँ पर डच पूर्ण रूप से हार जाते हैं। और उसके बाद इन दोनों के बीच में, अंग्रेजों और डचों के बीच में समझौता होता है कि भाई डच साहब आप ले लीजिए इंडोनेशिया और हमको छोड़ दीजिए भारत। तो डच फिर भारत से धीरे धीरे निकलना स्टार्ट कर देते हैं, इनको कोई मतलब नहीं रहता है और ये मुख्य रूप से इंडोनेशिया पर कंसंट्रेट हो जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि भाई डच जो पुर्तगालियों को हरा दिए थे, उनके हारने का कारण, तो सबसे पहले डच की कंपनी जो थी, भले शेयर वाली कंपनी थी लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल इस पर ज़्यादा था, ठीक है। उसके बाद कर्मचारियों को कम पे दिया जाता था। अब कम पे दिए जाने के कारण बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, अनुशासित और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड कर्मचारी नहीं थे। और उसके बाद एक और चीज़ बताएं कि जो ब्रिटेन था वो हमेशा फ्री रहा है, एक फ्री कंट्री है हमेशा। वो दूसरों को गुलाम बनाया पर वो कभी गुलाम नहीं बना। लेकिन इससे पहले डच लोग जो हॉलैंड निवासी थे वो बहुत दिनों तक गुलाम रहे थे। अब इस चक्कर में इनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे, जैसे अंग्रेज़ों के पास में बहुत सारी छूटें थी, बहुत संसाधन, बहुत पैसे, हर तरह की चीज़ें उनके पास विद्यमान था, लेकिन इनके पास इतनी चीज़ें नहीं थी कि वो अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और उसके बाद ये भी एक कारण है कि डच मुख्य रूप से व्यापारी कंपनी थे और ये अपना शांतिपूर्ण से व्यापार करना चाहते थे, और फोकस देखा कहाँ फोकस्ड थे, तो ये इंडोनेशिया में फोकस थे। इस कारण इन्हें बहुत ज़्यादा भारत से जाने का फ़र्क भी नहीं था। तो ये कुछ चीज़ें रीज़न था इनके हार जाने का। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हमने पोर्टुगीज देखा, उसके अलावा हमने डच देखा, अभी हम लोग आगे देखेंगे तीसरी कंपनी आती है वो ब्रिटेन अर्थात इंग्लिश, चौथी कंपनी डेनिश, और पांचवी कंपनी हम लोग देखेंगे फ्रांस के बारे में, ठीक है। इन सारी जितने भी 5 देश आए हैं भारत में, इसमें एक चीज़ कॉमन है कि वो सारे के सारे बंगाल में अपनी फैक्ट्री ज़रूर बनाए हैं। और ये बंगाल की फैक्ट्री से ना सवाल हमेशा आते रहता है। 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि निम्न में से कहाँ पर डच की फैक्ट्री नहीं थी, कहाँ पे अंग्रेज की फैक्ट्री नहीं थी, कहाँ पे क्या, और उसमें एक ऑप्शन बंगाल जरूर रहेगा।
अब जैसे ये दे दिया, यहाँ ये 4 ऑप्शन दे देगा, चिंसूरा, हुगली, श्री रामपुर, ठीक है ना, उसके बाद फिर चंद्रनगर, इतना ऑप्शन दे दिया, बोला कि इसमें डच की फैक्ट्री कहाँ थी बताइए। अब बताइए कहाँ थी। तो बंगाल में 5 जगह है, ये पांचों जगह को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं, जैसे भी करना है आप कर लीजिए। हुगली, देखिए ये चीज़ें याद रटने की भी जरूरत ना है, इतना बार रिपीट हो जाएगा ना लेक्चर में या पढ़ने में कि आपको रटने की जरूरत। हुगली हम कई बार बोले कि हुगली लूटपाट का अड्डा किसका था, पुर्तगालियों का था, तो हुगली पे पुर्तगाल का अधिकार, पहला चीज़ ध्यान रखिएगा। हुगली में फैक्ट्री किसने बनाया, पुर्तगाल ने। चीनसूरा, चीनसूरा में फैक्ट्री किसने बनाया, डचों ने, ये ध्यान रखिएगा। इस चीनसूरा के फोर्ट को गुस्तावस फोर्ट भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि डचों द्वारा निर्मित गुस्तावस फोर्ट का संबंध कहाँ से है, तो चीनसूरा बंगाल से है। कहाँ से है, चीनसूरा बंगाल से। तो चीनसूरा में किसकी फैक्ट्री थी, डचों की। उसके बाद श्रीरामपुर, या इसी को श्री रामपुर भी कहते हैं, श्रीरामपुर या श्री रामपुर, यहाँ पर डेनिस की फैक्ट्री थी, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। डेनिस की, बंगाल में डेनिस का बहुत बड़ा योगदान ना था, ये मुख्य रूप से रिलीजन के लिए आए थे, धर्म प्रचार के लिए, इनका व्यापार व्यापार से कोई मतलब नहीं था। तो ये श्रीरामपुर में अपनी फैक्ट्री स्थापित किए थे। उसके बाद आता है कौन, फ्रेंच, फ्रेंच का चंद्रनगर, चंद्रनगर, ये फ्रेंच की कंपनी कहाँ थी, चंद्रनगर में। और फिर एक हो जाता है अपना अंग्रेज, तो अंग्रेज का तो पता है, फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम कहाँ, कलकत्ता। तो आपको कुछ चीज़ें तो याद हो जाएगी बहुत आसान से, कलकत्ता, फोर्ट विलियम अंग्रेजों द्वारा, हुगली पुर्तगीज का, चिंसूरा डच, चिंसूरा डच, चंद्रनगर फ्रांस, और श्रीरामपुर डेनिस। श्रीरामपुर माने राम भगवान है, और डेनिस, डेनिस इस, या ऐसे कर सकते हैं कि डेनिस को बहुत ज़्यादा व्यापार से मतलब नहीं था, ये भगवान रिलीजन में ज़्यादा ध्यान रखता था, तो डेनिस राम हो गया, श्रीरामपुर, श्रीराम, श्रीराम, डेनिस, श्रीराम। तो ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। और एक और चीज़ बता दें, डच बंगाल में अपना पहला फैक्ट्री पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित किए थे। तो ये दीज आर ऑल अबाउट डच, ठीक है। ये हमारा डच का पूरा सेशन होता है अब खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंग्लिश के बारे में। अंग्रेज यहाँ पर आते हैं और किस तरह से आने के बाद बस आ ही जाते हैं। फिर तो इनको 1600 में अपनी कंपनी स्थापित होती है, 1608 में ये यहाँ आते हैं, फिर तो 1947 तक इनको छूने वाला कोई नहीं होता भैया, मान के चलो 1947 तक इनको कोई छूने वाला नहीं होता है। 340 वर्षों तक राज तो भले 200 साल के आसपास ही किए हों, पर 340 तक ये अपने साम्राज्य को स्थापित करते रहे। तो ये अंग्रेज़ों की कुछ अनकही, कुछ अनसुनी और कुछ सुनी हुई सारी कहानियों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि एक भारत जो पूरे विश्व में सिंक ऑफ गोल्ड कहा जाता था, वो किस तरीके से सिंक ऑफ पानी भी नहीं बचा यहाँ पे, किस तरीके से यहाँ का सारा धन संपदा लूट करके ब्रिटेन में पहुँचा दिया गया। और धीरे धीरे यहाँ के लोग, जिनके पास इतने धन संपत्ति होते थे, इतने सोने चांदी थे कि घर में रखने की जगह नहीं होती थी, कुछ मन्नत पूरी हो गई तो चलो भाई इतना सोना चढ़ा देंगे भगवान को, इतना चांदी दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे, ये चीज़ें जहाँ पर लागू थी वहाँ पर लोग मंदिरों के आगे भीख मांगना स्टार्ट कर दिए। बुरी स्थिति हो गई, किसान आत्महत्या करने लगे, मरने लगे, कर के बोझ से दबने लगे, खत्म पूरी की पूरी। जहाँ खुशहाल सब लोग अच्छे से जीवन यापन करते थे, वो एक टूटा हुआ भारत। और आज की भारत देखिए, सरकार कहती है हमारे पास फंड नहीं है भैया, ये नहीं है वो, फिर भी आज भी मंदिरों में लाखों करोड़ का सोना जमा है, ठीक है। लेकिन ये स्थिति, सरकार की स्थिति ऐसी न होती अगर अंग्रेज इतने क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भारत में पैदा करके न गए होते, ठीक है। तो कुछ अनसुनी, अनकही, अनसुलझी बातों को देखेंगे कि किस तरीके से हमारे अपने भारत के राजा ये नहीं समझ पाए कि जिस अंग्रेज को हम बैठने के लिए कह रहे हैं या खड़ा होने की जगह दे रहे हैं, वो अंग्रेज बाद में हमारे बिस्तर से हमें लात मार कर बाहर फेंकेगा और वो खुद सो जाएगा। और इतना ही नहीं, उस बिस्तर को में लगे हुए जितने भी सोने चांदी के किले हैं,
जितने भी सोने की मुहरें हैं उसमें लगी हुई, वो अपने इंग्लैंड लेकर चला जाएगा। और यही गलती हमारे कुछ शासकों द्वारा होती है, जिसमें सर्व प्रमुख फर्रुख सियर जी हैं। 1717 में गोल्डन फरमान देते हैं, जिसका कर्ज उनको भारत के गुलामी के रूप में चुकाना पड़ता है। उनको क्या, भारत की जनता को चुकाना पड़ता है भारत की गुलामी के रूप में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने भारतीयों का त्याग, शौर्य, बलिदान, बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पर आपको कुछ ऐसे मौके भी मिलेंगे जहाँ पर हिंदू मुस्लिम आपस में एक होकर के लड़ाई किए देश की स्वतंत्रता के लिए, और एक अनुपम छवि तैयार किए। और बाद में आज तो देख ही रहे हिंदू मुस्लिम की क्या स्थिति है, मुसलमान एक पाकिस्तान अलग कंट्री ही बना लिए थे। खैर छोड़िए, ये सब बाद की बातें हैं। हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा पूरी कहानी में, क्योंकि हम लोग आज़ाद भारत की एक दास्तान सुनने जा रहे हैं और उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो कहानी तो जब अपने मातृभूमि की बात हो, उसके स्वाभिमान की बात हो, तो लाजमी है कहानी तो बेहतर होगा ही होगा। और अगर कहानी बेहतर होगी तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि आप अपनी आंखों से देखेंगे भारत को गुलाम होते हुए। जब आप इसको दिल पर अगर इमोशनली इससे अटैच होंगे, तो आपके अंदर, आपके शरीर का रोम रोम गुस्सा सा लाल हो उठेगा। लेकिन जैसे ही आप उससे बाहर निकलेंगे, पता चलेगा शुक्र है हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी हम पढ़ेंगे। एक बार एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया मैं बोला यार चलो आज मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं, आज पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पढ़ते गए, स्टार्ट किए, वही लेटर मुगल से स्टार्ट किए, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से स्टार्ट किए, फिर आधा घंटा 1 घंटा पढ़ाई किए, लगा कि आज तो भारत को आज़ाद करवा के ही छोड़ेंगे, आज कोई दूसरा उपाय है ही नहीं भैया, आज तो आज़ाद करवा के ही छोड़ेंगे। फिर 5 मिनट पढ़े, फिर अचानक मेरे दिमाग में आया, यार जब भारत को आज़ाद करवाना ही करवाना है तो गुलाम क्यों होने देना है, गुलाम ही मत होने दो ना। और जैसे ही मेरे दिमाग में ये चीज़, देखिए इसे कहते हैं सेंस ऑफ क्रिएटिविटी, जैसे ही हमारे दिमाग में ये क्रिएटिविटी वाली चीज़ आई, फिर क्या था, 1757 पहुंचने के पहले ही किताब बंद कर दिए। बोले बंगाल पे आक्रमण ना करेगा, उसको अपने अधिकार में ना लेगा, भारत गुलाम नहीं होगा, तो आज़ाद होने की कोई बात ही नहीं, भारत तो आज़ाद ही रहेगा। बस वहीं पे ख़त्म कर दिया। पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा मॉडर्न इंडिया हमारा 20 मिनट में ख़त्म हो गया, पढ़े ही नहीं, ख़त्म। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। जो सत्य है वो सत्य है, भारत गुलाम हुआ था तो हुआ था, उसे पढ़िए। हमें कभी भी सर इस रूप में नहीं झुकना चाहिए कि भारत कभी गुलाम था, बल्कि हमें उन चीज़ों से सीख लेनी चाहिए कि क्या गलती हम कर दिए थे, हमारे राजा लोग, हमारे नवाब लोग क्या गलती कर दिए थे कि भारत जैसा समृद्धशाली देश, ठीक है ना, वो गुलाम हो गया। अंग्रेज मुट्ठी भर अंग्रेज यहाँ आते हैं और भारतीय सैनिक को ही भारतीयों के ऊपर आक्रमण करवाते हैं और उनके द्वारा ही उनको जीतते हैं। देखिए तो कितनी बड़ी बदनसीबी है कि हमारे द्वारा हमारे घर को लूटा जा रहा है, और वो लूट का पैसा मुझे नहीं मिल रहा है बल्कि मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है। कितनी बड़ी बदनसीबी थी ये। तो हमें यही सीखना है। ये जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, लोग बोर हो जाते हैं हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, अरे बोर होने वाली बात नहीं है, ये तो आपके स्वाभिमान की बात है, आपके सीख की बात है। वो कहते हैं ना, एक बहुत अच्छी कहावत है कि जब घर की लड़ाई हो, घर में मियाँ बीवी लड़े, पति पत्नी लड़े, माँ बाप लड़े, कोई भी लड़े, माँ बेटा लड़े, तो घर की जो लड़ाई हो उसे घर में ही रखिए, बाहर मत जाने दीजिए। और भारत के गुलामी में सबसे बड़ी चीज़ें, सबसे बड़ा योगदान था यही घर की लड़ाई, बाहर जाना। और यहीं पे तो अंग्रेज को मौका मिला, अंग्रेज को नहीं, फ्रांस को भी, आप आगे देखेंगे फ्रांस को भी मौका मिला। डुप्ले की रणनीति थी और उस रणनीति के तहत वो आपको मैं बता दूं, हैदराबाद और कर्नाटका में आप जब आगे देखेंगे कि हैदराबाद का शासक निजाम जो है वो मर गया था। उसकी जब ये हो गई तो उसके बाद उनके लिए वहाँ हैदराबाद में
राजगद्दी के लिए युद्ध छिड़ गया, वहाँ पर एक तरफ अंग्रेज हो गए और एक को सपोर्ट कर दिया डुप्ले, फ्रांस सपोर्ट कर दिया। तो आपस की लड़ाई का बाहरी लोग फायदा लिए। इसी तरीके से बंगाल में भी यही कहानी हुई, उसके बाद मराठा में भी यही कहानी हुई। हर जगह भारत के हर हिस्से में आपसी फूट में बाहरी शक्तियां इंटरफेयर की, और घर की जो चीज़ें थी कि भाई हम घर में नमक रोटी खा रहे हैं या क्या खा रहे हैं, यह चीज़ें बाहर पड़ोसी को बताया गया, और यही सबसे ज़्यादा खतरनाक हुआ। और आज भी हम यही करते हैं, हमारे चाहे वो घर की बात हो, हमारे समाज की बात हो, हम क्या करते हैं, यही करते हैं, अपने घर की बात दूसरों को बताते रहते हैं, और उन्हें ये पता नहीं कि दूसरे आएंगे और सिर्फ मजा लेंगे, होगा तो उसे और बर्बाद करेंगे, बाकी कुछ नहीं। तो ये जो हमारा देश गुलाम हुआ था, इसे ये मत समझिए कि गुलाम हुआ, चलो याद कर लिया 1600 ईस्वी में ये आ गया, 1717 में ऐसे हो गया, 1857 की लड़ाई हुई, 1885 में कांग्रेस बन गया, गांधी जी आए, भगत सिंह अपना फांसी हो गया, उनको शहीद हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे कर लिए वैसे कर लिए, फाइनली 1947 में आज़ादी मिल गई। ये मत पढ़िए ना। हाँ, अगर एग्जाम पास करना है तो सिर्फ यही पढ़िए, एसएससी अगर पास करना है तो यही पढ़िए। लेकिन अगर आपको जीवन में कभी ये अपने आप को महसूस कराना हो कि हाँ हम भी एक भारत के नागरिक हैं और भारत के लाल हैं, अगर कभी ये महसूस कराना हो तो फिर आप डिटेल में पढ़िए, सारी चीज़ों सारे तथ्यों को आप इसलिए पढ़िए कि एग्जाम नहीं देना है, बल्कि इसलिए पढ़िए कि आपको ये जानना है कि हमारी क्या गलतियां थी जिसके कारण हजारों मील दूर से आकर के हमारे ऊपर आक्रमण भी नहीं किया, बैठे बैठे आराम से प्यार प्यार में, और भाई क्या हाल हो, और अरे आप तो बहुत महाशय ये वो, चमचई करते करते, और हमें चम्मच की स्थिति लायक भी नहीं छोड़ा। तो ये चीज़ें हैं, आप बहुत मजा आएगा। मोटी किताब लूसेंट छोड़िए, पतली किताब छोड़िए, फैक्ट वाली चीज़ छोड़िए, मैं कहता हूँ एक बार आप हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ कर देखिए, समझ करके उसको देखिए, आपको लगेगा कि ये आप अपनी कहानी पढ़ रहे हैं, आप उसमें उस कैरेक्टर में अपने आप को डाल दीजिए, आपको लगेगा कि अरे वहाँ पे हर एक मोमेंट में हम वहाँ प्रेजेंट हैं, और हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने ये लड़ाई लड़ रही है। कोई भी युद्ध होता है, कहीं भी होता है, टीपू सुल्तान या इधर मीर जाफ़र, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, कोई भी है, कहीं पे भी है, उसके एक कैरेक्टर में अपने आप को डाल दीजिए कि मैं वहाँ हूँ, उसके बाद देखिए उस लड़ाई का क्या मजा है। सोचिए कि मैं होता तो क्या करता भारत, क्या उस समय हम ये सोच पाते कि हमारे इस कदम से शायद मीर जाफ़र, जिस समय क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है मीर जाफ़र को, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन पेशेंस रखिए, शायद मीर जाफ़र को अगर ये पता होता कि बाद में हम गीदड़ कहलाए जाएंगे, क्लाइव का गीदड़, कई बार एग्जाम में पूछा है, एग्जामिनेशन का बात मैं बता रहा हूँ, ये फालतू बातें नहीं है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि क्लाइव का गीदड़ किसे कहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव था ना, उसका गीदड़ किसे कहते हैं, तो वो कहा जाता है मीर जाफ़र को। अगर मीर जाफ़र इतना ज़्यादा दूरदर्शी सोच वाला होता कि हम जो कृत्य करने जा रहे हैं, वो क्या किया था वो बाद में बताएंगे, कि हम जो कृत्य करने जा रहे हैं उसका भविष्य में परिणाम ये होगा कि लोग हमें गीदड़ पुकारेंगे, तो क्या वो कभी करता है वो काम? वो सोच ही नहीं पाया, वो बस उस समय की स्थिति को देखा और देखा कि बस, बाद में वो शासक से भी हट गया, जिस चीज़ के लिए वो करना चाहता था वो चीज़ भी उसके पास नहीं रही। वही वाली बात हो गई रानी कैकेयी वाली, रामायण में क्या हुआ, रानी कैकेयी ने वो काम किया जो उसे नहीं करना था, और जिस चीज़ के लिए वो काम की वो चीज़ भी उसे हासिल नहीं हुई। और रामायण की सबसे श्रापित कैरेक्टर कहें या ये भाग कहें तो वो कैकेयी को हम मानते हैं। ये चीज़ें थी, तो ये चीज़ें पढ़ने वाली नहीं बल्कि ये सीखने वाली है, ताकि हम आगे आने वाले जीवन में, बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारी, बहुत सारे अंग्रेज हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, हमारे चारों तरफ, हमें बस इंतजार करें कि कब उस पर आक्रमण करें और कब हम उसे अटैक करें। इसका मतलब ये नहीं हम कह रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ब्रिटेन का कोई सैनिक आया हुआ है, बल्कि ब्रिटेन का सैनिक अन्य रूपों में हमारे चारों तरफ है, और कभी हमें उसके गुलाम नहीं होने देना है। जैसे आज विद्यार्थी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि लगन उसमें होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, हार्ड वर्क होनी चाहिए उसके अंदर। और होता क्या है, सोए रहते हैं, हम भी कई बार 9 बजे तक, उनके 9 बजे तक सोए रहते हैं, लेकिन अब हम भी स्टार्ट कर दिए मॉर्निंग में उठकर। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, सीखनी चाहिए। चलिए बहुत ज़्यादा भाषणबाजी हो गया,
अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बाकी आपकी मर्जी। अच्छे से रहिए, जीवन को एंजॉय कीजिए, सीखिए चीज़ों को। जय हिंद, जय भारत।